नमस्कार प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज आप सभी के सामने एक नया विषय मैं लेकर आया हूँ, निबंध। आशा है आप सभी ध्यान से सुनेंगे और निश्चित रूप से आपके लिए ये लाभकारी होगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में निबंध सर्वाधिक अंक का आता है। यदि आप 10वीं कक्षा में हैं तो आपके लिए जो सीबीएसई में अंक निर्धारित किए गए हैं निबंध के, वो 10 मार्क्स का आता है आपका। और 8वीं कक्षा तक में लगभग 8 मार्क्स के, या छठी 7वीं में 8 अंक के आते हैं। तो इसलिए चलो आगे इस पे चर्चा करते हुए बात करते हैं कि निबंध की क्या विशेषताएं हैं, निबंध की क्या प्रकार हैं, क्या उसकी परिभाषा है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। आज हम जानेंगे निबंध क्या है। निबंध शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, नि जमा बंध। इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। यानी जब किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी बात को विचार पूर्वक क्रमबद्ध प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है लिखकर, तो उसे हम निबंध लेखन कहते हैं। दूसरी परिभाषा अगर हम देखें तो निबंध गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय का वर्णन किया गया हो। निबंध के माध्यम से लेखक उस विषय के बारे में अपने विचारों और भावों को बड़े प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की कोशिश करता है। यदि एक लाइन में हम इसकी परिभाषा समझें तो निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। यानी जब हम किसी क्रमबद्ध तरीके से किसी बात को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तो उसको हम निबंध कहते हैं। आइए हम आगे जानेंगे अच्छे निबंध की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। निबंध की भाषा के निबंध की जो भाषा होनी चाहिए वो विषय के अनुरूप होनी चाहिए, जो सबसे पहली बात है। क्योंकि जो आपको निबंध दिया जा रहा है उसकी भाषा जो है उसके अनुकूल ही आप अपनी अभिव्यक्ति करें। दूसरी बात, विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंध में चर्चा की जानी चाहिए। यानी आपको निबंध में जो जो संकेत बिंदु दिए गए हैं उसके ऊपर आपकी चर्चा पूरी होनी चाहिए। निबंध के अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई सभी बातों का सारांश होना चाहिए। यानी जब आप सारांश या उपसंहार लिखते हैं तो ऊपर में जितनी भी बातें कही गई उसको ठीक ढंग से व्यक्त किया जाना चाहिए। जो सारांश में वो सारी बातें आपकी आनी चाहिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए तथा उसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी जो आप भाषा लिख रहे हैं, आप ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग ना करें जिसके कारण आपकी जो निबंध में अशुद्धता बढ़े। कोशिश करें आसान शब्दों का प्रयोग करें और अपनी अभिव्यक्ति को, अपने विचारों को प्रकट करें। निबंध लिखते समय शब्दों की सीमा अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि आप लोग 10वीं कक्षा में हैं या फिर आप अभी छोटे भी हैं। क्योंकि आपको शब्द सीमा दी जाती है और परीक्षा में वैसे भी आपके पास कम समय होता है, तो कहीं ना कहीं उसका आपको ध्यान रखना होता है कि आपका विषय इतना विस्तार ना हो जाए कि एक ही टॉपिक पे, यदि एक ही विषय के ऊपर आप ज्यादा लिखते चले जाएंगे, क्योंकि मार्क्स तो निर्धारित हैं, 10 मार्क्स का है, तो अधिक लिखने से कोई लाभ नहीं होगा। जितनी शब्द सीमा दी गई है 200 शब्द या 250 शब्द, उसके अनुकूल आपको लिखना है। आगे हम सब बात करेंगे निबंध के अंग क्या होते हैं। निबंध के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं जो निबंध को बनाते हैं। पहला है भूमिका, दूसरा है विस्तार, तीसरा है उपसंहार। आइए बात करते हैं भूमिका। भूमिका विषय प्रवेश है। यानी आप लोग देखते होंगे, प्रस्तावना भी सुना होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा परीक्षा में, प्रस्तावना भूमिका एक ही बात है। यानी जब हम प्रवेश करते हैं, निबंध लिखना शुरू करते हैं, इसमें विषय का परिचय दिया जाता है, यहीं से निबंध का प्रारंभ होता है। यह जितना आकर्षक होगा, लोगों को निबंध पढ़ने में उतना ही अधिक आनंद आएगा। यानी भूमिका या प्रस्तावना आप इतनी आकर्षक तरीके से लिखें कि पढ़ने वाला पहले ही आकर्षित होकर आपके निबंध की तरफ उसका ध्यान केंद्रित हो जाए। दूसरा है विस्तार। यह निबंध का मुख्य अंग है। इसमें विषय का वर्णन, विवेचन होता है। यानी जो निबंध जिस विषय पर दिया गया है उसको आपको विवेचन करना होता है, उस पर अपनी अभिव्यक्ति करनी होती है, वो भी क्रमबद्ध तरीके से।
अलग अलग अनुच्छेदों जो दिए गए हैं उसके अंदर, जो अलग अलग अनुच्छेद दिए गए हैं उसके अंदर आपको जो जो बातें उसमें संकेत बिंदु में दिए गए हैं सभी बातों को रखना होता है। इसके विवेचन में पूर्वापर क्रम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका जो अनुच्छेद है, यानी जो आप पैराग्राफ बदलते हैं, आपके पहले पैराग्राफ में पहले अनुच्छेद में कोई और बात चल रही है, दूसरे अनुच्छेद में कोई और बात चल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे दोनों का संबंध होना चाहिए। और अंत में है उपसंहार, जो कि इसका अंतिम अंश है। इसके अंदर होता है आपका निष्कर्ष। उपसंहार निष्कर्ष एक ही बात है। यहाँ तक आते आते विषय की चर्चा समाप्त हो जाती है। यहाँ तो निबंध में कही गई सही बातों को सारांश रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी जो आपने अपनी बातें रखी उसको सही ढंग से यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। आगे हम जानते हैं निबंध के भेद। निबंध के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। पहला है आपका वर्णनात्मक निबंध। अब वर्णनात्मक निबंध क्या होते हैं? आपने देखा होगा कुछ निबंध वस्तुओं, ऋतुओं, स्थानों, दृश्यों, त्योहारों के ऊपर दिया जाता है। जैसे कि आपको दिया जाता है होली के ऊपर लिखने के लिए, दीपावली के ऊपर लिखने के लिए, या फिर दशहरा के ऊपर लिखने के लिए। ऐसे बहुत सारे विषय हो सकते हैं जो कि आपको वर्णनात्मक निबंध में दिए जाते हैं। दूसरा है विवरणात्मक विषय, जिसमें घटनाओं, यात्राओं, उत्सवों तथा व्यक्तियों के परिचयात्मक निबंध लिखे जाते हैं। जैसे कि रेल यात्रा हो गया, विद्यालय का वार्षिकोत्सव हो गया। ऐसे तमाम विषय विवरणात्मक विषय में आपके आते हैं। अगला है आपका विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध में क्या होता है? इसमें आपके विचार, समस्या, मनोभाव के विषय दिए जाते हैं आपको, जिसके अंदर आपको परिचयात्मक, व्याख्यात्मक और विशेषणात्मक तरीके से अपने बातों को रखना होता है। उदाहरण इसके जैसे हैं दूरदर्शन और शिक्षा, इसके ऊपर आपको निबंध दिए जाते हैं। मित्रता के ऊपर निबंध दिया जाता है आपको। विज्ञान के लाभ और हानि, ऐसे तमाम विषय जिसपे आपके विचार व्यक्त करने होते हैं, आपके विचार देखे जाते हैं, वो विचारात्मक निबंध कहलाते हैं। भावनात्मक निबंध, ऐसे निबंध जिसमें भाव प्रधानता रहती है। ऐसे निबंधों में परोपकार, सदाचार, देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम आदि विषयों के ऊपर निबंध आते हैं। चलिए अब अंत में एक महत्वपूर्ण बातें हम जानते हैं कि जो मैंने 4 बातें बताई हैं आपको निबंध लेखन करते वक्त में, कुछ बातें जो ध्यान रखनी जरूरी हैं। पहली बात, प्रश्न पत्र में दिए गए निबंध में शब्द सीमा का ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आप विस्तार करने के चक्कर में आप इतना लिखते चले जाएं कि आपका सारा समय एक निबंध में ही निकल जाए। दूसरा, विषय के अनावश्यक विस्तार से बचें। वही बात है कि आप यदि अनावश्यक विस्तार करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि निबंध आप अच्छा लिख रहे थे, परंतु विस्तार करते 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 आप निबंध के जो केंद्र बिंदु है वहां से कहीं और भटक सकते हैं। तीसरी बात, विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखें। यानी जो बात पहले आनी है, जो बात बाद में आनी है, उस क्रमबद्धता को पूरा पूरा ध्यान रखें। निबंध के प्रारंभ या अंत में उदाहरण, शुक्ति या फिर काव्य पंक्तियों से निबंध अधिक आकर्षक बनाए जा सकते हैं। देखो बच्चों, क्योंकि हमारे पास हमने मुहावरे, हमने लोकोक्तियां, हमने कई सारी कविताएं बचपन से याद की होती है, जिसका हम प्रयोग निबंध में कर सकते हैं। और सबसे पहली बात कि निबंध की जब हम शुरुआत कर रहे हैं या फिर अंत कर रहे हैं तो उसमें हम कुछ काव्य पंक्तियां दे सकते हैं। जैसे यदि आपके पास परीक्षा में मित्रता के ऊपर निबंध दिया जाए तो उसमें आप दे सकते हैं उदाहरण के तौर पे कि कृष्ण सुदामा मित्रता देती है संदेश, ऊंच नीच से दूर है मित्रों का परिवेश। या फिर ऐसे ही आप और कोई उदाहरण दे सकते हैं जो आपको काव्य पंक्ति याद हो। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चारी। यानी ऐसे उदाहरण जो आपको याद हो, जो काव्य पंक्तियां या शुक्तियां आपको जो याद हो, आप उसको लिख सकते हैं। और अंतिम बात, आवश्यकता अनुसार लोकोक्ति या मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको समझ आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।